एक खुद को ही नहीं आदमी बना पाया, वरना क्या क्या नहीं ये आदमी बना पाया। ये दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, किसान विमर्श, ये जीवन विमर्श और एक व्यक्तिगत जीवन का विमर्श नहीं है, ये सामूहिक जीवन का विमर्श है। एक पूरे क्षेत्र का जन जीवन कैसे चल रहा है, इसीलिए इसका नाम है अगम बहाए दरिया। जो पढ़े नहीं रहता वही सबसे बढ़िया समीक्षा करता है। फोक का मामला ये है कि जैसे मैं एक किताब पे आजकल काम कर रहा हूँ, लताइफ़े हिंदी किताब है, लल्लू लाल कब ने लिखी थी फोर्ट विलियम के लिए। तो उसमें उन्होंने लतीफ़े जमा किए थे पुराने ज़माने के। तो वो लतीफ़े ऐसे हैं जिसमें वो अकबर बीरबल की भी कहानियाँ हैं, उसमें दारा शिकोह की भी कहानी है, औरंगज़ेब की भी है, शाहजहाँ के भी लतीफ़े हैं, मथुरा के चौबों के भी लतीफ़े हैं, ज्योतिष के भी लतीफ़े हैं, पंडितों के भी हैं, मुल्लाओं के भी हैं। वो सारी चीज़ें एक साथ हैं। सो फोक दरअसल इन अ सेंस इज़ अ वे ऑफ डूइंग हिस्ट्री इन अ नॉन हिस्टोरिकल वे। यानी फोक में आप जिस पास्ट से इंगेज कर रहे हैं वो पास्ट हिस्ट्री के दायरों और खांचों से ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा ज़िंदा है, ज़्यादा उसमें चीज़ें समा सकती हैं। जो आपने मौजूदा जो पिछले 200 साल में नज़रिया बनाया है माजी को देखने का, फोक दरअसल उससे ज़्यादा बड़ा है और उसमें दरअसल माजी के ज़्यादा सजीव, ज़्यादा जीवित और ज़्यादा वुसअत वाले चीज़ें एक साथ ज़िंदा रहती हैं। शुक्रिया। हमारा जो फैसला था दो दास्तान गोयों को एक साथ इकट्ठा करने का अच्छा था, मज़ा आया ना। आप लोग कुछ ज़रूर पूछना चाहेंगे शिवमूर्ति जी से? तो आज का युवा परिषद कैसे कनेक्ट करेगा? मैं एक जवाब मैं दे दूं पहले तो, कि ये क्लासिकल हो जाएगी कृति, ऑलरेडी हो गई है, वो बात अलग है, लेकिन ये क्लासिकल नहीं है उस अर्थ में जिस अर्थ में आप कह रहे हैं। और पूरा पढ़िए पहले, फिर आपको वो सब नज़र आएगा जो आप खोज रहे हैं यहाँ पर। हमने जानबूझकर इनसे अनुरोध किया था कि लोक अंग पर बोलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सब नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं। तमाम तरह के विमर्श, तमाम तरह के वाद वो भी हैं, लेकिन शिवमूर्ति जी नहीं रहता वही सबसे बढ़िया समीक्षा करता है। आप फिर भी कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? ये दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, किसान विमर्श, ये जीवन विमर्श और एक व्यक्तिगत जीवन का विमर्श नहीं है, ये सामूहिक जीवन का विमर्श है। एक पूरे क्षेत्र का जन जीवन कैसे चल रहा है, इसीलिए इसका नाम है अगम बहाए दरिया। ये दरिया माने समुद्र है, समुद्र अगम है और अगम माने बहुत गहराई में है, उस गहराई में ये बह रहा है। ऊपर से जो देखेगा केवल पत्रकार की नजर से वो उस गहराई को नहीं देखेगा। समुद्र में ठंडे पानी की धाराएं बहती हैं, गर्म पानी की धाराएं बहती हैं। जहां दोनों मिलती हैं वहां बहुत कुहासा छा जाता है, बहुत उथल पुथल होती है, बहुत पानी बरसता है, गरजता है, उसमें से गुजर जाए तो हवाई जहाज को गिरा देता है। अंदर अंदर हमारा समाज उबल रहा है, ये मान के चलिए। जातिवाद है उसमें, संप्रदायवाद है उसमें, ईर्ष्या है, द्वेष है, छल है, कपट है, एकदम खोल रहा है अगम। लेकिन अगम गहराई में बह रहा है। गहराई में बहना देखने के लिए गहराई में उतरना पड़ेगा, उसीलिए वो गहराई 600 पेज की हो गई है, नहीं तो ऊपर से देखना होता तो 100 पेज में हो गया। लोक में यौनिकता को लेकर जटिलता के साथ साथ जो सहजता है, उसके कारण आपको लोग प्रभावित करता है, ये हम कह सकते हैं। हाँ, अगर जो लोग ये जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसी क्या प्रवृत्तियां हैं, ऐसी क्या प्रवृत्तियां रही हैं, ऐसी क्या प्रवृत्तियां हमारे अंदर हैं,
ऐसी क्या उदात्तता हमारे अंदर थी जो व्यक्त हुई है लोकगीतों में। और आज के आधुनिक हिंदी में ऐसे शब्दों की बहुत कमी है कि उस बात को कह भी दें और समूह में कह दें। तो वो जो कमी है वो हम कहने की कोशिश किए हैं कि ऐसे शब्द हैं और आप अगर चाहेंगे तो वो फिर वो सामर्थ्य अपनी भाषा में ला सकते हैं जो धीरे धीरे छूट गई है। भाषा में लाने के लिए जरूरी है कि जीवन में देखिए, उस जीवन को देखिए, तो उसको कहने के लिए आपको भाषा में टटोलना पड़ेगा कि कैसे कहें, और टटोलना पड़ेगा तो मिलेगा। अब जैसे हमने बताया निबहुरे शब्द वो लोग से मुझे मिला, हमने बताया अर्धा शब्द अर्धा होते हैं तभी तो हमारे लोकगीत में आया। हमने बताया एक और शब्द मिलुवई। अब ये शब्द अगर नहीं रहेंगे, लोकगीत भी चले जाएंगे तो कोई कल्पना नहीं करेगा कि ऐसा होता था, क्योंकि हमारा समाज संकुचित होता जा रहा है, संकुचित होता जा रहा है, दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ। लोग जानते ही नहीं कि फुफेरे भाई क्या है, फुफेरी बहन क्या है, नहीं जानते हैं, उस रिश्ते को नहीं जानते हैं। आज के बच्चे नहीं जानते हैं, खाली अपना जानते हैं, अपने मम्मी पापा को जानते हैं। जैसे हमारे जो नाती पोते हैं उनको सिखाइए तो उनको याद नहीं पड़ता कि इतने सारे लोग हैं फैमिली में, तो हम कैसे याद करेंगे। क्योंकि हमारी 6 बेटियां हैं, किसी के 2 बच्चे, किसी के 3 बच्चे, उनके सबके मौसेरे चचेरे फुफेरे। तो आज के बच्चे आज ही आ जाते हैं, उनको भेजना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, गांव ले जाना पड़ता है। और अगर ऐसा नहीं रहेगा तो जब आज उनको नहीं पता तो 20 साल बाद उनका बच्चा होगा तो बिल्कुल ही नहीं जानेगा। और एक दिन होगा कि ये सब डिलीट हो गया, डिक्शनरी से निकालो, अब मौसियां नहीं होती हैं, अब मामा भी नहीं होते हैं, या इस तरह साढ़ू भाई नहीं होते हैं, ये सब निकल जाएंगे। तो ये बचे रहें तो ठीक है। हम जितना कर सकते थे एक उपन्यास में उस कथा को कहने का प्रयास किए हैं। अगर सारे पाठक सबके सारे पाठक हमारे पाठक नहीं हो सकते। किसी को कुछ पसंद है भोजन में, जैसे हम पुरानी पीढ़ी के हैं, हमें चावल दाल रोटी पसंद है, नए बच्चे को पिज्जा पसंद है, हमें वो झाएं 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 वाला साउथ अफ्रीकन बजता है, हमें नहीं अच्छा लगता, हम कान में उंगली डाल लेते हैं। वो जो उसमें बजता है बारात में, और नए लड़के उसे कूदते रहते हैं, इतना 3 साल का बच्चा भी उसी में कूद रहा है, उसको मजा आ रहा है। तो जो 3 साल का बच्चा है उसको भी मिलना चाहिए, और जो 60 साल का हो गया उसको भी मिलना चाहिए, उसका दूसरी चीज उसको मिलनी चाहिए, उसके दूसरी चीज मिलनी चाहिए। हमने वो प्रस्तुत किया है कि हमारे वो पाठक हो सकते हैं जो अपनी कल्चर के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में, अपने रीति रिवाज के बारे में, अपने ग्रामीण यथार्थ के बारे में जानना चाहेंगे, उनमें जिनको रस मिलेगा। हमने उनके लिए लिखा है जो आधुनिकता को ही श्रेष्ठ मान रहे हैं और पीछे का गांव का सब ग्रामीण है, गंवई है, फूहड़ है, वो हमारे पाठक नहीं हैं। 100% पाठक एक ही लेखक के पाठक नहीं हो सकते। तो ऐसे ही हमारे भी कुछ पाठक हैं, हम उन्हीं के लिए लिखते हैं। और बोरखेज ने कहा है कि अगर हमारे पास मुझे पसंद करने वाले 20 पाठक भी मिल जाएं तो मैं उन 20 पाठकों के लिए जिंदगी भर लिखता रहूंगा। तो मुझे तो खुशी की है कि हमारे कम से कम 1000-2000 पाठक हैं, तो मुझे तो लिखते ही रहना होगा। अगर लोक गीतों को हम देखते हैं तो उसमें सेक्सुअलिटी या यौनिकता बहुत ही खुले रूप में आती है, और कोई भी इंसान अगर उन लोक गीतों को पढ़े या सुने तो उसे लगेगा कि सेक्सुअली कितना खुला समाज होगा। बट हम समाज की जब बात करते हैं तो वहाँ पे यौनिकता को लेके बहुत सारा निषेध, प्रतिबंध, हिंसा, बहिष्करण, पंचायतें भी हैं। द्वैत या अंतर्विरोध, जो भी है, अंतर्विरोधी कहूँगा। मैं इसको दूसरे तरह से पूछ रहा हूँ इस सवाल को। प्रवीण, मैं जरा इस पर जोड़ देता हूँ। उसके बाद बात आप जो कह रहे हैं वो सही है, और ऐसा नहीं है कि वह भी इस उपन्यास में नहीं है। सिर्फ रूमानी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, और उस पर मैं आपसे पूछना चाहता था कि ये दुर्धर्ष महिला किरदार जो हैं सबके सब, वो एक स्ट्राइकिंग चीज़ है। सब के सब, मतलब ये उपन्यास आपको कोई आशा नहीं देता है। एक तरह से अगर आप आशा खोजने निकले हैं
कि नहीं कहीं तो है कुछ किरण कैसे, नहीं, लेकिन जो महिला किरदारों का जीवन है और जो उनका संघर्ष है और उनकी जो छोटी मोटी जीत है जहाँ भी उनको हासिल हो रही, वो बहुत दिलचस्प है। जाहिर है आपने उस पर सोचा भी होगा, देखा भी होगा और उसमें से कुछ चयन भी किया होगा, लेकिन वो एक स्ट्राइक करती है चीज़, कम से कम वो लगता है कि कुछ है जो कि अलग भी हो रहा है। हाँ, एक्चुअली जब तक हम मनुष्य नहीं बनेंगे तब तक ये जो अमनुष्यता के उदाहरण दिखाई देते हैं, चाहे लिंचिंग हो दूसरे के धर्म की, चाहे किसी स्त्री के प्रेम संबंधों के प्रति असहिष्णुता हो, ये सारी चीजें संवेदना से जुड़ी हैं और साहित्य संवेदना पैदा करता है। संवेदना का मतलब हुआ कि जैसा पीड़ित अनुभव कर रहा है या जैसा प्रेमी अनुभव कर रहा है या प्रेमिका अनुभव कर रही है, जैसा थर्ड पर्सन अनुभव कर रहा है, आप इतना अद्वैत में हो जाइए कि उस पीड़ा को या उस प्रेम को या उस भाव को समझने की क्षमता अपने अंदर लाइए, और साहित्य यही करता है। तो ये जो उपन्यास है इसमें प्रेम भी है, इसमें बदला भी है, इसमें हमारे जो स्त्री पात्र कई हैं जो गलत बात पर अपने पति के खिलाफ कोर्ट में गवाही देती हैं, उसी पति के खिलाफ जो साथ में रहता है उसी घर से निकल के जा रही हैं, एक ही घर से निकल के जा रही है, कोर्ट में उसी के खिलाफ गवाही दे रही है कि नहीं इसने ये जुर्म किया है और निरपराध के प्रति किया है। तो जैसे हाथी देखने बहुत सारे लोग निकले और वो देखते नहीं, उनको दृष्टि नहीं थी, तो किसी ने सूंड छुआ तो कहा कि ये तो ट्रंक की तरह है, किसी ने उसका पेट छुआ संदूक की तरह है, पैर छुआ पेड़ की तरह है। ऐसे नहीं, आप टोटलिटी में पढ़िए तो जो सवाल अभी आप पूछ रहे हैं इन सब सवालों का जवाब यानी पूरी जीवन दृष्टि मैंने इसमें प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जब आप एक बार पढ़ लेंगे तो हो सकता है 2-4 सवाल आपके मन में आए, लेकिन जब आप 2 बार पढ़ लेंगे तो आप चुप हो जाएंगे, उस दिन तो आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। इसलिए मेरा कहना है कि इसको पढ़ें और फिर किसी दिन सेमिनार जैसी स्थिति आए तो मुझे लगता है कि सवाल बहुत कम बचे रहेंगे। आप सिवाय ये कहने के कि सारे जवाब हमें मिल गए, मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल होंगे। और जिन्होंने पढ़ा है वो अगर कोई हो उसमें तो बताएं कि अगर किसी ने ध्यान से पढ़ा है तो उनको जवाब मिले हैं कि नहीं। मेरा नाम प्रवीण है, मेरे को तो बहुत मजा आया आपकी बात सुन के। तो आप तो अवध की बात कर रहे थे, मैं हरियाणा से आता हूँ और हरियाणा में इसी तरह की चीजें हमारे इस लोक साहित्य में हैं। मैंने उपन्यास नहीं पढ़ा है, उपन्यास के बारे में सवाल नहीं है। सवाल ये है कि जैसे ज्यादातर आपने स्त्री पक्ष से पुरुष पक्ष को देखते हुए कुछ बहुत सारी बातें कही, हरियाणा में भी इसी तरह की बातें हैं। जैसे मैं सोच रहा था आप जब कहावतें और गीत सुना रहे थे तो पुरुषों को एक अलग तरीके से देखा गया कि ले ले बेटी ले ले फेरे क्यों मर गया था और बतेरे, मतलब पुरुष एक तरीके से वो मजाक में उनको एक कि ऐड ऑन है समाज के अंदर उसका वो अतिरिक्त उनको करने के लिए। और बहुत सारे जैसे आपने बताया वो मित्र होता है तो हमारे यहाँ रांडा कहते हैं उसको, रांडा है वो, सांड बीज कहते हैं जो मतलब पुरुष वो मजबूत पुरुष है लेकिन अविवाहित हो सकता है, विधुर हो सकता है, वो गाँव में घूम रहा है। अब क्योंकि क्या हुआ कि हरियाणा का जो सेक्स रेशियो है वो बहुत खराब हो गया, गिर गया पिछले 10-12 साल से। अब पुरुषों की तरफ से भी इस तरीके का साहित्य आ रहा है, मजाक में लेते हुए स्वयं को और स्त्री पक्ष को उसी तरीके से देखते हुए जैसे आप पुरुष पक्ष को देख रहे हैं। तो मगर सवाल नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि उन क्षेत्रों में भी ऐसा कुछ हो रहा है अभी या नहीं? हर चीज हर समय हर जगह होती है, वो थोड़ी कम हो सकती है, थोड़ी ज्यादा हो सकती है। हमारा समाज बहुत उदार भी है और उसी का एक हिस्सा बहुत संकीर्ण भी है। संकीर्ण कम है लेकिन वो इतना बवाल काटते हैं कि उदार लोग चुप हो जाते हैं।
चाहे राजनीति में देखिए, चाहे समाज में देखिए, चाहे किसी और क्षेत्र में देखिए, तो उदार लोग चुप हो जाते हैं, अरे कोई बात नहीं। लेकिन जो संकीर्ण हैं वो ढोल बजा बजा करके अपनी बात करते हैं, तो सबके कान में बात जाती है। बिल्कुल आपकी बात सही है, हम सहमत हैं। ऐसा हर जगह हर काल में होता रहा है। भाई द्रौपदी के साथ नहीं हुआ, कौन किसकी संतान था? अभी हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं वो किसकी संतान थे? वशिष्ठ मुनि वेश्या के पुत्र थे, कोई कुंभज ऋषि थे, कोई ऋषि थे। नियोग प्रथा हमारे यहाँ थी, इतनी सहिष्णुता नहीं थी, हमारे यहाँ लिखा नहीं गया है, तो भी हम अपने को सिकोड़ते चले जा रहे हैं। तो कोई क्या कर सकता है? वह सिकोड़ते हैं ज्यादा जिनको इन सबका ज्ञान नहीं है, जो इतना पढ़े लिखे नहीं है, वो ज्यादा शुद्धतावादी हो जाते हैं। और शुद्धतावादी इतने मूढ़ होते हैं कि वो जो तय कर लेते हैं उसी को सही मान लेते हैं। तो ऐसे समाज हमारा इस तरह होता जा रहा है। हम ये इसलिए इसका उपाय बता रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़िए। रिटायरमेंट के बाद मैं घूमने का ही काम कर रहा हूँ, लिखने का। गांव भी मैं घूमता हूँ किसी नाते रिश्तेदार के यहाँ कि वहां से भी मुझे कुछ कहानी मिले। अब विदेश भी घूमता हूँ, कोई चाहे अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे साउथ अमेरिका हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे स्विट्जरलैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे यूरोप हो। और ऐसे बहुत सारे लोग हमारे गांव आते हैं। अभी आपकी जो फ्रांचेस्का जी आ रही, जो यहाँ भाषण देंगे 6 तारीख को ना, यहाँ नहीं, IIC में है। IIC में वो पिछले साल भी मेरे गांव गई थी मेरा उपन्यास पढ़कर, और इस साल भी 17 तारीख को मेरे गांव जा रही हैं मुहावरे इकट्ठा करने के लिए। वहाँ हिंदी पढ़ाती हैं और गीत इकट्ठा करने के लिए। कहते हैं आपके पास तो ज्यादा है। हमारे गांव में एक हैं जो हमारे क्लास फेलो हैं, दर्जा 7 तक ही पढ़े हैं, उनके पास 1000 गीत और 1000 मुहावरे हैं। वो गालिब को भी कोट करते हैं और लोकगीत को भी कोट करते हैं, और 7 ही तक पढ़े हुए हैं। उनसे खास करके मिलने के लिए आज उनकी चिट्ठी आई है। तो हमने कहा आइए, वो बादल फीवर में है, तब तक अच्छे हो जाएंगे तो आपको सुनाएंगे। ईशिदा जी आ रहे हैं, तो लोग विविधता जानना चाहते हैं। जैसे हम बाहर जाते हैं विविधता देखने के लिए और आते हैं, चाइना गए हम, चारों तरफ घूमे कि देखें हमारे यहाँ से क्या चीज मिलती है और क्या चीज अलग है। खास करके वहाँ के गांव में गए, वहाँ के गांव में गए तो गांव में घुसने के लिए वहाँ का ड्राइवर नहीं जानता था कि हिंदी अंग्रेजी कुछ नहीं, यस नो भी नहीं जानता था। बस उसको जो चाइनीज में बता दिया गया था इनको यहाँ ले जाना है। वहाँ हम लोग गांव पे उसने मोड़ दिया, एक बूढ़ी उधर से चली आ रही थी, एकदम झुर्री पड़ी हुई। वहीं गाड़ी रोक लिए, हम उनको नमस्कार किए, उसने अपनी चाइनीज में कुछ बता दिया तो मुस्कुराने लगी। बूढ़ी का मुस्कुराहट देखना क्या कमाल की चीज थी। ऐसी मुस्कुराहट तो कभी कभी देखने को मिलती है। वह लौट पड़ी और अपने घर ले आई बिना किसी भाषा के। पता नहीं वो कौन सा रिवाज है, कैसे चल गया, क्या मानसिकता है, हो जाती है। तो जब आपका विस्तार होगा, सोच का विस्तार होगा, तो आप संकुचित नहीं होंगे, तब आप लिंचिंग नहीं करेंगे अपने पड़ोसी की। बिना जाने बिना नाम पूछे 50 किलोमीटर खेद करके गोली नहीं मार देंगे, तब आप मार सकते हैं और बाद में पछताएंगे। हम कहते हैं कोई भी हो, हिंदू हो मुसलमान हो, किसी को नहीं करना चाहिए। अब आप पछता रहे कि वो तो मिश्रा निकल गए। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा घूमिए, अपने आसपास घूमिए। आपके गांव में कितने आम के पेड़ हैं आपको पता है अगर गांव में रहते हैं? और पार्क में कितने अशोक के पेड़ हैं आपको पता है? कितनी चिड़िया आती हैं, कितने तरह से बोलती हैं। हर शहर में, दिल्ली में भी सवेरे सवेरे बोलती होंगी, आप उसका नाम जानते हैं? तो दुनिया को खुली आंखों से देखिए, ज्यादा से ज्यादा जानिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, तो ज्यादा से ज्यादा आप मनुष्य बनेंगे। एक खुद को ही नहीं आदमी बना पाया, वरना क्या क्या नहीं ये आदमी बना पाया। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, तो सवाल कम से कम करेंगे, क्योंकि आपको उत्तर मिलते चले जाएंगे। और पढ़े नहीं रहेंगे तो सवाल पूछने के लिए तमाम लोग पूछते हैं कि फोटो आ जाएगा, नाम आ जाएगा और कुछ हो जाएगा। तो पढ़िए। अब तो कोई सवाल पूछेगा ही नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल से हम लोग पूछना है। हाँ,
ये पढ़ने वाला जो वर्ग है उसमें आप क्या दिलचस्प पाते हैं? वो कहाँ से आता है? वो कॉलेज से है, वो कोई खुद लेखक है, वो प्रकाशक है या किसी दफ्तर में बैठा है? और ये जानना और दिलचस्प है वो कौन है जो इतनी मोटी किताब को पूरा पढ़ पा रहा है? एक पाठक वर्ग तो वो है जिसने मेरी कहानियां पढ़ रखा है। तो मेरी कहानियां पढ़, जैसे दुकान है, इस दुकान की जलेबी बहुत मशहूर है, इस दुकान का समोसा बहुत मशहूर है। तो उसी तरह जिसने मेरी कहानियां पढ़ रखी हैं वो तो पूछता ही नहीं, पहले से फोन करता रहता है कि क्या हुआ, आप तो कह रहे थे कि पिछले साल ही छप जाएगी, अभी तक नहीं छपी। एक पाठक वर्ग तो वो है जिसने पहला, हमारे प्रकाशक भी यहाँ बैठे हैं और इन्होंने अभी उसका दूसरा संस्करण 6 महीने में निकाल दिया, ऊपर लिखा हुआ है कि 6 महीने में दूसरा संस्करण। तो मेरे ख्याल से वो पहला संस्करण लेने वाले वे लोग होंगे जो हमारी कहानियां पहले से पढ़ चुके हैं। उसके बाद दूसरा संस्करण भी लगभग समाप्ति पर है और वो कह रहे हैं कि सन 25 की शुरुआत में जब मेला वाला आने वाला होगा तो शायद उसका तीसरा संस्करण आ जाए। तो दूसरा संस्करण किन्होंने खरीदा और पढ़ा? तो देखिए फेसबुक पर और अमेजन पर 20-22 लोगों ने, 25 लोगों ने 5 का 5 स्टार दे दिया उसको। मुझे लगता है बहुत सारे लोग यही स्टार देते खरीदते होंगे और बहुत सारे लोग फेसबुक पे, बहुत सारे लोग, मतलब उसके 150 पोस्ट लोगों ने डाली है फेसबुक पर, कहीं और किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने डाली, कोई और डाली। तो अगर अगम बहे दरियाव शिवमूर्ति आप गूगल पर डालेंगे तो 1000 पेज का मैटर आपको और वीडियो सैकड़ों मिल जाएंगे। जिनको अच्छा लगा है या कोई इंटरव्यू है तो साल भर हुआ उस किताब को छपे। तो मेरे ख्याल से इन सब की वजह से ये दूसरा संस्करण बिका होगा। और इसके बाद ये सारे लोग मिल करके जो अपनी राय देंगे, जैसे अब आप पढ़ेंगे 2-4 महीने में तो अच्छा लगेगा तो आप भी बताएंगे। तो इस तरह एक मुंह से दूसरे मुंह, हमारे पब्लिशर कहते हैं कि चाहे जितना विज्ञापन कर दीजिए, जो पाठक है वो यकीन करता है उसके किसी दोस्त ने पढ़ा, नहीं तो कहते हैं कि लोग आजकल झूठ बोलते हैं और लेखक का दोस्त उसको हीरो बना देता है, अब बाद में देखने को वो जीरो निकलता है। तो जो विश्वसनीय कोई है वो अगर कहता है कि नहीं ठीक है तो उस पर लोग यकीन करते हैं। तो ऐसे विश्वसनीय लोगों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पाठक वर्ग बढ़ता जा रहा है। और हमारा जो मूल पूंजी है, देखिए, जो अन्याय के विरुद्ध सोचते हैं, न्याय के लिए संघर्ष करते हैं और सोचते हैं, जो न्याय के पक्ष में है, अन्याय के खिलाफ में है, बराबरी के लिए संघर्षरत हैं, समानता चाहते हैं, स्त्री पुरुष के बीच में समानता चाहते हैं, गरीब और अमीर की खाई को कम करना चाहते हैं, काले और गोरे का भेद नहीं करते, हिंदू मुसलमान का भेद नहीं करते, ब्राह्मण और दलित का भेद नहीं करते। मोटे तौर पे हम बता सकते हैं कि जो इस द्वैध को पाटने को उचित समझते हैं ऐसे लोग हमारे ज्यादा